मई 1988 अमृतसर, पंजाब। सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल एक बार फिर से हाईजैक हो चुका था। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के जख्म अभी पूरी तरह भरे भी नहीं थे कि खालिस्तानी आतंकियों ने फिर से इस पवित्र स्थल को अपना अभेद्य गढ़ बना लिया था। अंदर खूंखार आतंकी कमांडर सुरजीत सिंह पंटा अपने सैकड़ों हथियारबंद गुर्गों के साथ सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा था। लेकिन इसी खौफनाक माहौल के बीच मंदिर के बाहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक नया चेहरा नजर आने लगा था। एक दुबला पतला और थका हुआ सा रिक्शा वाला। अंदर बैठे आतंकी जो हर वक्त मौत के खौफ में रहते थे, किसी भी अजनबी पर तुरंत शक करते थे। जल्द ही उनकी बाज जैसी नजरें इस नए रिक्शा वाले पर पड़ गई। उन्हें लगा कि ये पुलिस का कोई नया इन्फॉर्मर है। एक रात एक सुनसान गली में उसे कुछ हथियारबंद आतंकियों ने घेर लिया। कौन है तू? पुलिस का कुत्ता? एक आतंकी ने गुर्राते हुए कहा। मौत सामने खड़ी थी। एक आम इंसान होता तो शायद रहम की भीख मांगता या डर के मारे कांपने लगता, लेकिन उस रिक्शा वाले के चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। वो रिक्शा वाला कोई आम इंसान नहीं था। वो था भारतीय खुफिया एजेंसी का सबसे खतरनाक और होनहार अंडरकवर एजेंट अजित कुमार डोभाल। 1980 के दशक का वो दौर जब पंजाब जल रहा था। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार ने खालिस्तानी आतंकवादियों को मंदिर परिसर से निकाल फेंका था, लेकिन उसकी कीमत देश को बहुत भारी चुकानी पड़ी थी। वो एक कन्वेंशनल मिलिट्री इंटरवेंशन था जिसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पवित्र अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा और पूरी दुनिया में सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस लगी। उस एक ऑपरेशन ने आतंकवाद को खत्म करने के बजाय उसे एक नई और भी ज्यादा खतरनाक आग दे दी थी। 1986 आते आते आतंकवादियों ने फिर से गोल्डन टेम्पल पर कब्जा जमा लिया था। आतंकियों ने मंदिर के अंदर से अपनी एक पैरेलल सरकार चलानी शुरू कर दी थी। पंथिक कमेटी नाम के एक कट्टरपंथी गुट ने खुलेआम भारतीय राज्य सत्ता को चुनौती दे दी थी। पंजाब की सड़कों पर खौफ का नंगा नाच चल रहा था। टारगेटेड पुलिस इन्फॉर्मर्स की हत्याएं और पत्रकारों को मौत के घाट उतारना आम बात हो गई थी। सरकार ने 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया। 300 कमांडोज ने मंदिर को खाली तो कराया, लेकिन असली बीमारी का इलाज नहीं, क्योंकि आतंकवादियों का नेटवर्क, उनकी फंडिंग और उनका असली कमांड स्ट्रक्चर अभी भी सलामत था। 1988 की शुरुआत तक आतंकियों ने फिर से गोल्डन टेम्पल को अपना अड्डा बना लिया था और इस बार उनका लीडर था एक बेहद खूंखार और शातिर कमांडर सुरजीत सिंह पंटा। पंटा ने गोल्डन टेम्पल को सिर्फ एक छिपने का अड्डा नहीं, बल्कि एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया था। उसका मकसद साफ था, भारत सरकार को एक और ऑपरेशन ब्लू स्टार करने पर मजबूर करना। वो जानता था कि अगर सेना फिर से अंदर घुसी और मंदिर को नुकसान हुआ तो पूरे पंजाब में एक ऐसा विद्रोह भड़केगा जिसे दिल्ली कभी नहीं रोक पाएगी। दिल्ली में एक बेहद गुप्त और सुरक्षित कमरे में रात के 3 बजे एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। टेबल के एक तरफ बैठे थे पीएम राजीव गांधी, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के डायरेक्टर एम.के. नारायणन, आईबी के जॉइंट डायरेक्टर अजित कुमार डोभाल और उनके सामने थे एनएसजी के टॉप कमांडर्स। दिल्ली के पास मानेसर की अरावली पहाड़ियों में एनएसजी के 1000 कमांडो पूरी तरह से तैयार बैठे थे। बस दिल्ली से एक गो अहेड का इंतजार था, लेकिन वो ऑर्डर देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हम एक और ब्लू स्टार अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे पवित्र स्थल पर एक खरोंच भी नहीं चाहिए, पीएम राजीव गांधी ने कहा। नारायणन ने अपनी फाइल खोली और कहा, सर, समस्या ये नहीं है कि हमारे कमांडो अंदर कैसे जाएंगे। समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है। हमारी इंटेलिजेंस पूरी तरह से ब्लाइंड है। हमारे इन्फॉर्मर ने खबर दी है कि सुरजीत सिंह पंटा ने पूरे गोल्डन टेम्पल परिसर में हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव्स बिछा दिए हैं। अगर हमारे कमांडो अंदर घुसे तो वो उन बमों को उड़ा देगा। पूरा गोल्डन टेम्पल तबाह हो जाएगा और इसका सीधा इल्जाम भारत सरकार पर आएगा। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सीआरपीएफ ने मंदिर को बाहर से घेर तो लिया था, लेकिन अंदर आतंकियों की असली संख्या कितनी है, उनके पास हथियार कौन से हैं, उनके मोर्चे कहां हैं?